चैप्टर 7 फाइंडिंग योर फर्स्ट कस्टमर। इस चैप्टर में हम कुछ वेज डिस्कस करेंगे जिनका यूज करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकेंगे। ऑथर ने अपने करियर में कई सारे बिजनेसेस किए हैं। इस चैप्टर में उन्होंने हमसे कुछ वेज शेयर किए हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा अच्छे लगे और कैसे आप भी उन वेज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ला सकते हैं। क्राफ्ट मार्केट्स। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो आपने अपने घर में बनाया है तो आप उसे क्राफ्ट फेयर्स में प्रमोट कर सकते हैं। ये वो इवेंट्स होते हैं जहां लोग अपने हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। इन इवेंट्स के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आपने बस उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उन्हें यह भी बताना है कि आप उनकी मार्केट में क्या एक्साइटिंग लाने वाले हो। चांसेस हैं कि उन्हें आपसे एक फूड हाइजीन सर्टिफिकेट भी चाहिए हो, जिसके लिए आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रिंट हो जाएंगे। ऑथर यहां पे ये एडवाइस भी देते हैं कि जब आप इस क्राफ्ट फेयर में जाएं तो एक स्टैंड भी बाय कर लें और उस पे एक पीस ऑफ क्लॉथ लगाएं जिस पे आपका लोगो प्रिंट हुआ हो। इसके अलावा कुछ वुडन क्रेट्स में या फिर किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें जिससे आप अपना प्रोडक्ट अच्छी तरह डिस्प्ले कर सकें। फेसबुक। फेसबुक का यूज करके भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आप फेसबुक का यूज करके उस पे अपने प्रोडक्ट की एड्स चला सकते हो और वो एड्स उन लोगों को दिखा सकते हो जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एक एड कैंपेन चलाना बहुत इजी है। जब आप कोई कैंपेन चलाओगे तो फेसबुक आपसे पूछेगा कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, मतलब किन लोगों को अपनी ये ऐड दिखाना चाहते हो। फिर वो आपको ऑप्शन देगा और आप लोकेशन, एज और जेंडर वगैरह सिलेक्ट कर सकोगे। बहुत से लोग जब एड कैंपेन्स शुरू करते हैं तो उन्हें हमेशा ज्यादा लोग टारगेट करना होता है, बट ऑथर कहते हैं कि आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो उतना अच्छा है। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब जो एक लास्ट चीज रह गई है वो है इमेजेस। आपने कुछ ऐसी इमेजेस डालनी है जो आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरह शो करें और ज्यादा इमेजेस डालनी है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी इमेजेस सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं। एक बार जब आपके पास कस्टमर्स आ जाएं तो फिर आप फेसबुक का एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। इस ऑप्शन का यूज करके आप अपनी एड उन लोगों को दिखा सकोगे जिनकी प्रोफाइल आपके कस्टमर्स से मिलती जुलती हैं। ऑथर कहते हैं कि यह तरीका बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन इसके लिए आपके पास कस्टमर्स का डेटा होना जरूरी है। गूगल। फेसबुक की तरह आप गूगल पे भी एड्स चला सकते हैं। गूगल में जो चीज डिफरेंट है वो है सर्च। गूगल पे लोग एक्टिवली चीजों को सर्च कर रहे होते हैं, इसलिए वहां जब आप कीवर्ड सिलेक्ट करें तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप कीवर्ड सिलेक्ट करें तो वो कीवर्ड्स चूज करने हैं जो आप सही से डिलीवर कर सकें। जैसे मान लो ऑथर अपने बिजनेस के लिए गूगल पे एक एड चलाते हैं और वो अपनी इस एड के लिए कीवर्ड म्यूजली यूज करते हैं। अब ऑथर पॉरेज ओट्स का बिजनेस कर रहे हैं जबकि उन्होंने कीवर्ड म्यूजली यूज किया है। ऐसे में जो भी व्यूअर उनकी वेबसाइट पे आएगा वो फौरन वहां से चला जाएगा क्योंकि वहां उन्हें म्यूजली नहीं बल्कि ओट्स मिले। साथ ही ऑथर ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप हर कीवर्ड के लिए एक इंडिविजुअल पेज सेट करें। जैसे जब लोग बनाना पॉरेज सर्च करें तो वो डायरेक्टली वेबसाइट के उसी पेज पे जाएं जहां उन्हें बनाना पॉरेज मिले। ये सब अभी तो काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये सब बड़े स्केल पर करेंगे तो ये आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा और पॉसिबल है कि आपको एक फ्रीलांसर हायर करना पड़े जो आपके लिए ये काम करे। रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग भी एडवर्टाइजिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें होता यह है कि जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करते हैं तो आपकी वेबसाइट उनके ब्राउजर में एक कुकी प्रेजेंट करती है और फिर जब भी वो इंटरनेट पे कहीं और जाते हैं तो उन्हें आपके प्रोडक्ट की एड शो की जाती है। इससे होता यह है कि उन्हें आपका प्रोडक्ट फिर से रिमाइंड कराया जाता है और पॉसिबल है कि वो आपकी वेबसाइट विजिट करें और आपका प्रोडक्ट बाय कर लें। अगर आपको रीटारगेटिंग करनी है तो उसके लिए आप एड रोल का यूज कर सकते हैं और उनका सिस्टम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ग्रुप बाइंग साइट्स। इंटरनेट पे कई सारी ग्रुप बाइंग साइट्स भी होती हैं। इन वेबसाइट्स की हेल्प से आपको आपके बिजनेस के शुरू के कई कस्टमर्स मिल सकते हैं। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जैसे ग्रुपॉन, लिविंग सोशल, वाउचर। ये साइट्स अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा डिस्काउंट में प्रोडक्ट सेल करती हैं। 10% से लेकर 50% तक डिस्काउंट देती हैं। इसलिए आपको यह भी सोचना होगा
क्या आप उन्हें इतने डिस्काउंट में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या नहीं। ये वेबसाइट्स अपना खुद का रेवेन्यू नॉन रिडेम्पशन से कमाती हैं। मतलब वो लोग जो डिस्काउंट कूपन्स बाय करते हैं बट उन्हें कभी यूज नहीं करते, और आपको उनसे इसमें भी कमीशन लेना चाहिए। लिंक्डइन। आप अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए लिंक्डइन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट प्रीमियम अकाउंट पर अपग्रेड कर दें तो आप अपने कस्टमर्स को ढूंढ सकेंगे और उन्हें कांटेक्ट भी कर सकेंगे। लिंक्डइन में एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस कॉर्पोरेट मार्केट में सेल करना चाहते हैं। प्री सेल्स। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट का एक सैंपल बनाते हैं और फिर वो अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं। जब उनके कस्टमर्स ऑर्डर दे देते हैं, इसके बाद ही वो अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हैं। इसे कहते हैं प्री सेल्स। इसका फायदा यह है कि आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने से पहले ही सेल हो जाता है और आपको पता होता है कि अगर आप इसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये वेस्ट नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो कस्टमर्स को वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऑथर कहते हैं कि लोग इस चीज को बहुत अच्छा समझते हैं और उन्हें खुशी होती है जब वो मार्केट के किसी नए प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। आपको सुन के काफी हैरानी होगी कि ऐसी ऑनलाइन फर्नीचर कंपनीज भी हैं जो यही मेथड यूज करती हैं, और लोग बिना देखे फर्नीचर ऑर्डर भी करते हैं और उसके लिए कई महीनों तक वेट भी करते हैं, और फिर वो कंपनीज प्रोडक्शन उसी वक्त करती हैं जब उनके पास ज्यादा ऑर्डर्स हो जाते हैं। किक स्टार्टर। अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए आप एक किक स्टार्टर कैंपेन भी शुरू कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि आप एक ऑनलाइन पेज बनाते हैं और फिर लोगों को उस पे इनवाइट करते हैं और अपने बिजनेस के लिए फंड्स मांगते हैं। इस हेल्प के बदले में आप उन्हें कुछ देते भी हैं। आप उन्हें कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दे सकते हैं या फिर अपना कोई प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं। इससे आपके पास फंड्स भी आएंगे और आपके बिजनेस के फैंस भी बनेंगे, और जो लोग इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे वो लोग आपका आइडिया अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और पॉसिबल है कि वो भी फिर उसमें कंट्रीब्यूशन करें। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने किकस्टार्टर कैंपेन की हेल्प से सिर्फ कुछ ही घंटों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा किए हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। प्रेस रिलीजेस। ऑथर बताते हैं कि सुपर जैम एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस था और इसके सक्सेस का एक सीक्रेट था मीडिया कवरेज। ऑथर ने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और रेडियो स्टेशंस को हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज दिए, और आप भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जर्नलिस्ट्स को पे करेंगे और वो आपके प्रोडक्ट के बारे में लिख देंगे। आपके पास कोई ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसमें जर्नलिस्ट इंटरेस्टेड हों और उनके रीडर्स उसे पढ़ना पसंद करें। जर्नलिस्ट्स के पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बिजनेस के बारे में खुद लिखें और साथ ही उन्हें कुछ पिक्चर्स भी दें। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको नेशनल कवरेज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, और हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपनी इंडस्ट्री में शो करना चाहते हो। तो ऐसे में आप अपनी फील्ड के जर्नलिस्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपनी स्टोरी बता सकते हैं। उनके नेम्स उनके आर्टिकल्स के साथ लिखे होते हैं और इसीलिए उन्हें ईमेल करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। ब्लॉगर्स। आपका प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट के बारे में लिखना पसंद करेंगे। ये राइटर्स यूजुअली पैसों के लिए नहीं लिखते, बल्कि इसीलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का पैशन होता है। इसलिए चांसेस हैं कि वो आपका काम फ्री में भी कर दें। ऑथर ने जितने भी बिजनेसेस किए हैं उसमें उन्होंने ब्लॉगर्स की लिस्ट बनाई है और उनसे कांटेक्ट किया है। उन्होंने ब्लॉगर्स को बताया है कि वो क्या करते हैं और साथ ही अपने प्रोडक्ट का फ्री सैंपल भी ऑफर किया है। और फिर मोस्टली होता ये है कि वो ब्लॉगर्स फौरन रिप्लाई करते हैं और उनका काम भी कर देते हैं। अगर आप भी अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हैं तो आपको भी उन्हें फ्री सैंपल्स देने चाहिए, और अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो जरूर आपका काम करेंगे। साथ ही वो आपकी वेबसाइट के लिंक्स भी शेयर करेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और आपकी गूगल रैंकिंग्स भी इंप्रूव होंगी। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आप उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन, ताकि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से लिख सकें। फ्री सैंपल्स। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप फ्री सैंपल्स भी दे सकते हो, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि लोगों को फ्री चीजें बहुत पसंद होती हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट लोगों को फ्री में दें और उसमें आपको ज्यादा नुकसान ना हो तो आपको डेफिनेटली फ्री सैंपल्स देने चाहिए।
विलियम रिगली, जो कि एक च्युइंग गम इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने अपने इस बड़े एम्पायर का स्टार्ट इसी तरह किया था। अमेरिकन फोन बुक्स में जितने भी लोगों के नाम थे, उन्होंने उन सबको एक फ्री च्युइंग गम का पैकेट दिया। एंड एज अ रिजल्ट काफी सारे लोग फिर उनका प्रोडक्ट बाय करने आए। ऑथर ने भी सुपर जैम के वक्त यही किया था। एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, सन न्यूज़पेपर। उन्होंने उस न्यूज़पेपर के हर रीडर को एक फ्री सुपर जैम दिया, और यही चीज उन्होंने और भी कई सारे न्यूज़पेपर्स के साथ की, और अपने जैम का फ्री सैंपल दिया। इस मेथड का यूज करके मिलियंस ऑफ लोगों को सुपर जैम के बारे में पता चला। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, बल्कि आप किसी भी तरह लोगों को फ्री सैंपल्स दे सकते हो। इसलिए यह मेथड जरूर ट्राई करना। प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग मतलब वो एड्स जो आप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह में देते हो। मोस्टली लोग जब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें एड्स देखते ही नहीं हैं, और सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो आपकी एड को देखेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं जो प्रिंट एडवर्टाइजिंग की हेल्प से इतनी बड़ी बनी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे प्रिंट एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उन एड्स को देखो जो रिपीटेडली एक ही न्यूज़पेपर या मैगजीन में आती हैं। ये यूजुअली डायरेक्ट रिस्पॉन्स एड्स होती हैं, मतलब ऐसी एड्स जो फौरन आपसे कोई रिस्पॉन्स मांगती हैं, जैसे वो आपको फौरन कॉल करने का कहते हैं या फिर आपको कोई डिस्काउंट कोड देते हैं। अब ये एड्स कोई इतनी अच्छी नहीं दिखती, और ना ही इनको कोई अवार्ड्स मिलते हैं, बट ये एड्स काम जरूर करती हैं। इन एड्स से कंपनीज को यह भी पता चलता है कि कौन सी एड्स से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये एडवर्टाइजर्स ए और बी टेस्टिंग भी करते हैं। जैसे ये लोग एक ही एड को 2 बार डिफरेंट हेडलाइंस के साथ चलाते हैं और देखते हैं कि कौन सी एड को सबसे ज्यादा सेल्स मिली हैं। और इसी तरह ये और भी काफी टेस्टिंग करते हैं। ये भी याद रखना कि उन एड्स को रिजल्ट्स नहीं मिलते जिसमें लड़की किसी प्रोडक्ट के साथ खड़ी हो। ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स उस एड को मिलते हैं जो कि नॉर्मल आर्टिकल्स की तरह लगे, जिनमें ज्यादा टेक्स्ट हो और फोटोग्राफी हो, जो लोगों को बता सके कि प्रोडक्ट क्या है और उन्हें क्यों बाय करना चाहिए। जब आप अपनी एड बना रहे हो तो यह भी याद रखना कि उसका डिजाइन अच्छा हो। ऑथर कहते हैं कि आप डिजाइनिंग में जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो। अब अगर ऑथर की बात करें तो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने कभी भी प्रिंट एडवर्टाइजिंग में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें पैसे बहुत लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह मेथड बिल्कुल भी बेकार है। कई बार जब आप प्रिंट एडवर्टाइजिंग करोगे, तो उसमें आप एक कॉस्ट पर एक्विजिशन डील भी कर सकते हो। मतलब जब भी वो आपके पास कोई कस्टमर भेजेंगे और वो कस्टमर आपसे कुछ खरीदेगा, तो बदले में आप उन्हें कमीशन देंगे। इसी तरह एक और तरीका भी है जिसमें रिस्क काफी कम होता है, और वो ये है कि आप अपनी एड किसी स्पेशलाइज्ड मैगजीन या न्यूज़पेपर में दो। मतलब ऐसी मैगजीन या न्यूज़पेपर जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स ज्यादा पढ़ते हो। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप उन्हें एड में बिल्कुल क्लियरली अपने बिजनेस के बारे में बताएं, और उन्हें यह भी बताएं कि उन्हें आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। और इसके लिए आपको एक इंटरेस्टिंग एड बनानी होगी। एक ऐसी एड जो आई कैचिंग हो, जिसकी हेडलाइन अच्छी हो, फोटोग्राफी अच्छी हो और डिजाइन अच्छा हो। ऑथर ये भी एडवाइस देते हैं कि आप एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स एड बनाइए, क्योंकि उससे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और फिर आप अपनी एड को इंप्रूव कर सकेंगे। डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल मार्केटिंग मतलब वो मार्केटिंग जब हम कहीं पर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फिजिकल मटेरियल भेजते हैं। जैसे आपके पास भी टैक्सी कंपनीज, पिज्जा शॉप्स, इनके लेटर्स और प्रमोशनल मटेरियल्स आते होंगे, तो वो सब डायरेक्ट मेल होते हैं। डायरेक्ट मेल से मार्केटिंग करना काफी मुश्किल है, क्योंकि डेली हमारे घरों में इतने सारे मेल्स आते हैं, और फिर कई सारों को लोग पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आपका मेल वेल डिजाइंड हो और सही लोगों को टारगेट करे, तो आप इस मेथड का यूज करके अपने पहले कुछ कस्टमर्स फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड उस बिजनेस के लिए अच्छा है जो अपने कस्टमर्स किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में टारगेट करे, या फिर उस बिजनेस के लिए अच्छा है जो अपने प्रोडक्ट्स किसी स्पेसिफिक कंपनी को सेल करना चाहती है। जैसे अगर आप कोई नया पेट प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आप अपनी कंट्री की सारी पेट शॉप्स में अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजेंगे। डिजाइनिंग अ डायरेक्ट मेल कैंपेन। जब आप ये डायरेक्ट मेल करें, तो आपको कुछ ऐसा डिजाइन करना है जो एक्साइटिंग हो और जिसे देखकर लोग इंटरेस्टेड फील करें।
और अगर आप कुछ ऐसा बनाएंगे जो यूजफुल है, तो फिर लोग उसे फेंकेंगे भी नहीं। आपने उस मेल में यह भी बताना है कि आप उन लोगों से क्या चाहते हो। क्या आप उन्हें कोई स्पेशल डील दे रहे हो या फिर कोई डिस्काउंट? आपने अपने कस्टमर्स के अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लानी है। मतलब कुछ ऐसा करना है जिससे वो फौरन एक्शन लें। कन्वर्टिंग योर प्रमोशन इनटू सेल्स। एक बार आपने उन लोगों को मेल भेज दिया, इसके बाद आपका नेक्स्ट काम यह है कि आप उन्हें नेक्स्ट डे कॉल करें। उनसे पूछें कि उन्होंने आपके ऑफर के बारे में क्या सोचा। हो सकता है कि ये करने से वो प्रमोशन सेल्स में बदल जाए। फोन के अलावा ये भी जरूरी है कि आप अपने मेल में किसी ऑनलाइन पेज के बारे में मेंशन कर दें। मतलब आपकी वेबसाइट वगैरह, जहां जाकर वो मेल पढ़ने वाले लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा जान सकें और उनके जो भी क्वेश्चंस हों उन्हें उसके आंसर्स मिल सकें। साथ ही अगर आप अपने मेल पर कोई डिस्काउंट कोड दे दें, तो इससे आपको पता चलेगा कि आखिर इस मेल कैंपेन से कितने लोग आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं और आपको पता चल सकेगा कि आपका ये कैंपेन कितना सक्सेसफुल हुआ है। टारगेटेड मार्केटिंग। जब आप ये मार्केटिंग करें तो इसमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वो ये कि आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। क्योंकि अगर ईमेल्स की बात करें तो वो फ्री होती हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मेल का यूज करेंगे तो उसमें आपके काफी पैसे खर्च होंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सही लोगों को टारगेट करें। मतलब ऐसे लोग जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बाइंग डेटा। अब क्वेश्चन ये है कि आपको आपके टारगेटेड कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। तो ये फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली उनके नेम्स और एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं और इसके लिए आप रॉयल मेल का यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर कंट्रीज में जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं, उनमें ऐसी ही एक सर्विस होती है। वो आपको पैसों के बदले में अपने कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन सेल करेंगे। जैसे हो सकता है कि आपको उन लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए हो जिन्होंने रिसेंटली अपना घर शिफ्ट किया हो। इसी तरह यह भी हो सकता है कि आपको आइसक्रीम शॉप्स या फिर पेट शॉप्स की इंफॉर्मेशन चाहिए हो। अब ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। इसलिए याद रखना कि आप थोड़े से पैसे खर्च करके ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। टेस्ट मार्केटिंग कैंपेन। अब मान लो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई और अब आप एक कैंपेन करना चाहते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि कोई भी बड़ा कैंपेन करने से पहले यह जरूरी है कि आप एक छोटा टेस्ट कर लें। क्योंकि आपको यह मेक श्योर करना है कि जो इंफॉर्मेशन आपने बाई की है वो सही है या नहीं, और क्या वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। इसलिए स्टार्ट में एक छोटा सा टेस्ट कैंपेन करें और जब आपको लगे कि वो सक्सेसफुल हुआ है, तो फिर आप एक बड़ा कैंपेन कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग। जरूरी नहीं कि आप लोगों को डायरेक्ट मेल्स भी भेजें। आप चाहें तो ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आज के इस टाइम पे लोगों को डेली हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आते हैं और लोग उन्हें बिना पढ़े डिलीट कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपका ईमेल पढ़ें, तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट करने होंगे और सोचना होगा कि आखिर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे लोग आपका ईमेल पढ़ें। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आप लोगों के मेलिंग एड्रेसेस बाय कर सकते हैं, उसी तरह आप लोगों का ईमेल डेटाबेस भी बाय कर सकते हैं और फिर आपको वो डेटा मेल चिंप या किसी दूसरी बल्क ईमेल सर्विस में अपलोड करना है और फिर आप अपना ईमेल एक साथ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को सेंड कर सकेंगे। आप चाहें तो इसके लिए कोई न्यूज़लेटर भी यूज कर सकते हैं जो आपके इस प्रमोशन में आपकी हेल्प करेगा। अब चाहे अपना ईमेल किसी एक आदमी को भेजें या फिर 1000 लोगों को, आप अपने ईमेल को जितना ज्यादा कस्टमाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मतलब ये कि आपको अपने हर कस्टमर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनके लिए एक अलग ईमेल लिखना है। जैसे आपको पता होगा कि उन्होंने आपके स्टोर पे कौन से प्रोडक्ट्स बाय किए, वो कहाँ रहते हैं, उनकी एज क्या है, और इस सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से ईमेल लिखें जो उस पर्सन को टारगेट करता हो। अपने इस ईमेल मैसेज में आपको बिल्कुल क्लियरली बताना है कि आप उनसे क्या चाहते हैं। आप उनसे कोई फीडबैक चाहते हैं या फिर आप उन्हें कोई स्पेशल ऑफर देना चाहते हैं। मतलब जो भी आप चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियरली बता दें। टेलीसेल्स। टेलीसेल्स मतलब लोगों को फोन करना और अपना प्रोडक्ट बेचना। अब मैं जानता हूं कि यह मेथड आप में से काफी लोगों को सही नहीं लग रहा होगा। ऑथर कहते हैं कि उन्हें भी टेलीसेल्स बिल्कुल पसंद नहीं। बट इंपॉर्टेंट चीज यह है
कि ये मेथड काम करता है। अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को कॉल करने से पहले ये जरूरी है कि आप एक स्क्रिप्ट लिख लें। मतलब ये लिखें कि आप उन्हें क्यों कॉल कर रहे हैं, आपकी ऑफर क्या है, और इसी तरह डिफरेंट चीजें लिखें जो आपको लगता है कि उनसे बात करते वक्त आपके काम आएंगी। जैसे जैसे आप कस्टमर्स से बात करोगे, आपको पता चलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर आप अपना स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट चीजें टेस्ट कर सकते हैं, और देखना आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आएगी। ट्रेड फेयर्स। सुपर जैम को प्रमोट करने के लिए ऑथर ने कई सारे मेथड्स यूज किए थे, और उनमें से एक मेथड ये था। ऑथर कहते हैं कि वो कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स पे गए हैं और वहां पर अपना प्रोडक्ट प्रमोट किया है, जैसे ट्रेड शोज, म्यूजिक फेस्टिवल्स, फूड फेयर्स वगैरह वगैरह। अगर आपको भी ऐसा कोई इवेंट मिले तो ये आपके बिजनेस प्रमोशन के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन इवेंट्स में जितने भी लोग आते हैं, आप उन्हें अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं, उन्हें फ्री सैंपल्स दे सकते हैं, और कुछ भी जिससे आपका बिजनेस प्रमोट हो। चाहे आप कोई फर्नीचर सेल कर रहे हो या फिर आपका प्रोडक्ट कोई टूथपेस्ट हो, ऐसे बहुत से ट्रेड शोज होते हैं जहां पे आप जा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इन इवेंट्स में आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट ही नहीं करते, बल्कि आप कई सारे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स से भी मिलते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, उनसे और दूसरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप भी हो जाए। अगर आप किसी इवेंट पे जाते हैं और आपका अपना खुद का स्टॉल या फिर स्टैंड हो, तो ऑथर कहते हैं कि आपको कुछ अनयूजुअल, मतलब कुछ डिफरेंट करना चाहिए, जिससे आप लोगों की अटेंशन ले सकें। इसके लिए आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर कोई फ्री सैंपल दे सकते हैं, या फिर कुछ भी। इसके अलावा जब लोग आपके पास आएं तो कोशिश करें कि आप उनसे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लें, ताकि आप बाद में उन्हें कॉल कर सकें और उन्हें कुछ सेल कर सकें। और वो आपसे खुशी से बात भी करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। टिकटेड इवेंट्स। हो सकता है कि आपको किसी इवेंट में जाना ना हो, बल्कि खुद कोई इवेंट रखना हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपके पास अपने इवेंट के लिए एक आइडिया होना चाहिए, और फिर आपने उसे अपनी साइट के थ्रू प्रमोट करना है। एक बहुत अच्छी सर्विस है इवेंट ब्राइट के नाम से, जिसका आप यूज कर सकते हैं और अपने इवेंट की टिकट्स सेल कर सकते हैं। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि स्टार्ट में आप बहुत ज्यादा बड़े इवेंट्स ना रखें, बल्कि छोटे इवेंट्स रखें। जैसे स्टार्ट में 250% की बजाय सिर्फ 50% को बुलाएं। इसका फायदा यह होगा कि इन छोटे इवेंट्स की हेल्प से फिर आपके लिए फ्यूचर में टिकट सेल करना और ज्यादा इजी हो जाएगा, और आपको अपने इस बिजनेस आइडिया को टेस्ट करने का मौका भी मिल जाएगा। पार्टी प्लानिंग। हो सकता है कि आपको अपनी टिकट सेल ना करनी हो, बल्कि आप चाहते हो कि आपके इस इवेंट में एंट्री फ्री हो। तो इसके लिए आप पार्टी प्लानिंग कर सकते हो। इसमें होता यह है कि आप एक अच्छा सा इवेंट रखते हो जिसमें लोग इंटरेस्टेड हो। जैसे आप किसी टॉपिक पर कोई पब्लिक स्पीकिंग सेशन रख सकते हो, या फिर कोई फ्री वाइन टेस्टिंग सेशन, या फिर कुछ भी जिसके लिए लोग आपके इवेंट पर आएं। एक बार लोग आपके इस इवेंट को एंजॉय कर लें, फिर इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की बात कर सकते हो, और हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट बाय कर लें। ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं जो पार्टी प्लानिंग का यूज करके इतनी आगे बढ़ी, जैसे टपरवेयर और पैम्पर्ड शेफ। आप फेसबुक का यूज करके कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हो और फिर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। फिर इसके बाद आप फेसबुक का इनबिल्ट एडवर्टाइजिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि फेसबुक आपके इवेंट को उन लोगों तक पहुंचाता है जो आपके इवेंट में इंटरेस्टेड हो सकता है। कस्टमर रेफरल स्कीम्स। मार्केटिंग के इस मेथड को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को वायरल कर सकते हो। इसमें होता यह है कि आपके बिजनेस के जो करंट कस्टमर्स होते हैं, आप उन्हें इनकरेज करते हो कि वो आपकी वेबसाइट दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, और फिर बदले में आप उन्हें कुछ देते हो, जैसे कोई डिस्काउंट या बोनस वगैरह। ऐसे बहुत से कस्टमर रेफरल प्रोग्राम्स हैं जो आप इजीली शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स के लिए कोई भी ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे नए कस्टमर्स के लिए 10% ऑफ, और वो कस्टमर्स जो आपकी वेबसाइट और प्रोडक्ट को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उनके लिए कोई बोनस। अफिलिएट स्कीम्स। कस्टमर रेफरल जैसा एक और मेथड भी है जिसका यूज करके आप बहुत से नए कस्टमर्स ला सकते हो, और वो मेथड है अफिलिएट स्कीम्स।
इसमें होता यह है कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट का लिंक प्रमोट करता है और फिर जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और कुछ बाय करता है, तो इसके बदले में जो पर्सन आपकी वेबसाइट के लिंक को प्रमोट करता है, आप उसे कुछ कमीशन देते हैं। ऐसी बहुत सी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका यूज करके आप अपनी अफिलिएट स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि आपके कस्टमर्स बाय कर सकते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का लिंक उन्हें दे सकते हैं और फिर जब कोई उस प्रोडक्ट को बाय करेगा, तो बदले में आपको कुछ कमीशन मिलेगा। डिस्काउंट कोड्स। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप डिस्काउंट कोड्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई यूज करते हैं, तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपका जो उनके साथ अकाउंट है, उसके एडमिन सेक्शन में जाके आप ये कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आप कोई कोड क्रिएट करें जिसे यूज करके कस्टमर्स को उनके फर्स्ट ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी मिले। कोड क्रिएट करने के बाद फिर आपको सिंपली लोगों को वो कोड बताना है। जैसे आप वो कोड अपने ट्विटर फॉलोअर्स को बता सकते हैं या फिर किसी ब्लॉगर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि वो ये कोड अपने रीडर्स को दे सके। अगर आप कोई अफिलिएट स्कीम चलाते हैं, तो आप ये कोड डिफरेंट डिफरेंट मनी सेविंग फोरम्स और डिस्काउंट कोड एग्रीगेटर्स को भी दे सकते हैं। और फिर जब वो ये कोड्स अपने व्यूअर्स को देंगे और कोई उस कोड का यूज करके आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा, तो बदले में आपको उन्हें कमीशन भी देना पड़ेगा। होम टीवी शॉपिंग चैनल्स। एक मेथड जिस पे बहुत से लोग कभी ध्यान नहीं देते, वो है टीवी शॉपिंग चैनल्स। इसमें होता यह है कि लोग अपने घर में टीवी के सामने बैठकर प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और ऑथर कहते हैं कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने का ये एक बहुत अच्छा मेथड है। और उन्होंने खुद सुपर जैम को प्रमोट करने के लिए इस मेथड का यूज किया और थाउजेंड्स ऑफ लोगों को अपना जैम सेल किया। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी टीवी शॉपिंग चैनल के थ्रू सेल करना चाहते हो, तो ये 48 आवर्स में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट उन्हें भेज सकते हैं और उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और फिर वो आपको जो भी फीडबैक दें, आप उसे फॉलो करें और अपने प्रोडक्ट पे काम करें। उनके क्वालिटी टेस्ट को पास करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप 1 से 2 महीनों में अपना प्रोडक्ट उनके चैनल पे सेल कर सकते हैं। यह मेथड सुपर जैम के लिए काफी सक्सेसफुल रहा। इसका रीजन ये है कि इसका यूज करके आप अपनी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। एक शो में आपको 8 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक का भी टाइम मिल सकता है और अपनी स्टोरी सुनाने के लिए इतना टाइम बहुत अच्छा है। जबकि अगर हम अपना प्रोडक्ट किसी सुपरमार्केट में रखेंगे, तो वहां पर कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को सिर्फ आधे सेकंड के लिए देखेंगे और फिर अपनी नजरें हटा देंगे। इसलिए यह मेथड बहुत इफेक्टिव है। पार्टनरशिप्स विद अदर ब्रांड्स। अपने बिजनेस में कस्टमर्स लाने के लिए आप पार्टनरशिप का यूज भी कर सकते हैं। ऑथर ने अब तक जितने भी बिजनेसेस किए हैं, उसमें उन्होंने पार्टनरशिप्स जरूर की हैं। इसमें होता यह है कि आप किसी लाइक माइंडेड कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और फिर आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सुपर जैम के लिए ऑथर ने टी, बिस्किट और क्रीम कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की और अपने बियर बिजनेस के लिए उन्होंने वाइन कंपनीज, फूड डिलीवरी कंपनीज और पिज्जा रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप की। इसकी एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। जैसे आप अपने प्रोडक्ट के साथ उस कंपनी के कुछ वाउचर्स अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं और यही सेम चीज वो आपके साथ भी कर सकते हैं। बट अभी आप स्टार्ट ले रहे हो और आपके पास कस्टमर्स नहीं है, तो ऐसे में आपको उन्हें कोई और ऑफर देनी होगी। जैसे जब भी वो आपकी तरफ कोई कस्टमर भेजेंगे, तो आप उन्हें कुछ कमीशन पे कर सकते हो। मीटअप्स। अगर आपका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर नीश या कम्युनिटी में आता है, मतलब कोई ऐसा टॉपिक जिसे लोग पसंद करते हो, तो कस्टमर्स ढूंढने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने करना यह है कि जो भी ग्रुप उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, आपको उनके साथ टच में रहना है और फिर आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। इसके लिए आप meetup.com यूज कर सकते हो। इसमें होता यह है कि आप किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट या टॉपिक के लिए कोई ग्रुप बनाते हो और फिर उस ग्रुप के लोगों को किसी लंच या फिर ड्रिंक वगैरह के लिए इनवाइट करते हो। अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसका यूज करके आप अपने जैसे लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर से भी मिल सकते हैं। द लॉन्च ऑफ ऑसम ओट्स। अब कंटिन्यू करते हैं ऑथर की स्टोरी। अब तक एक दिन तो गुजर चुका है और दूसरा दिन शुरू हो गया है।
आज का मेन टास्क ये है कि आज ऑथर को फिनिश्ड प्रोडक्ट की फोटोज लेनी है और वेबसाइट पे अपलोड करनी है। उन्हें अपने फोटोग्राफर एलेक्स से भी फोटोज से रिलेटेड कुछ बात करनी है। अब एलेक्स फोटोग्राफी पे काम कर रहा है और ऑथर अपना प्रोडक्ट बनाने में और अपने कस्टमर्स ढूंढने में बिजी हैं। ये जरूर है कि आप अपनी प्रोडक्शन के लिए कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढ सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ऑथर चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट आज ही उस सुपरमार्केट के शेल्फ पर लगाया जाए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अभी के लिए वो अपना प्रोडक्ट खुद अपने घर पे बनाएंगे। ऑसम ओट्स फर्स्ट स्टॉकिस्ट। प्रोडक्ट तैयार करने के बाद ऑथर वापस से उसी स्टोर पे चले गए जहां वो पहले गए थे और उन्होंने बात की थी। उनका प्रोडक्ट देख के वो सुपरमार्केट वाला काफी हैरान हुआ और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये प्रोडक्ट सिर्फ 48 आवर्स में बना है। फिर उनका वो प्रोडक्ट सुपरमार्केट की शेल्फ पे डिस्प्ले हुआ और एक वीक तक वो प्रोडक्ट उन्हीं शेल्फ्स में रहेगा और उसे सेल करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद एलेक्स ने ऑथर को फिनिश्ड प्रोडक्ट की पिक्चर्स भेजी और वो उन्हें बहुत पसंद आई। उनकी रेसिपीज भी बहुत डिलिशियस लग रही थीं और पैकेजिंग डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ऑथर ने जो टोट बैग्स और प्रमोशनल स्टिकर्स ऑर्डर किए थे वो भी आ गए हैं। ये स्टिकर्स उनके ई कॉमर्स ऑर्डर्स के लिए हैं। ऑथर कहते हैं कि इसी तरह की चीजें आपके ब्रांड को प्रोफेशनल बनाती हैं। इसके अलावा एलेक्स भी प्रोडक्ट के फाइनल शॉट्स में बिजी हैं और तब तक ऑथर ने डिसाइड किया है कि वो एक फेसबुक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाएंगे। ऑसम ओट्स फेसबुक कैंपेन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉरेज ओट्स को प्रमोट करने के लिए फेसबुक एडवर्टाइजिंग इतना अच्छा तरीका नहीं है, बट ऑथर चाहते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन भी सेल करें और अपनी वेबसाइट पे व्यूअर्स को लाने के लिए वो फेसबुक का यूज कर सकते हैं। ये काफी एक्सपेंसिव भी होगा और ये भी है कि इससे ऑथर को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ऑथर ये कैंपेन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके पास स्टार्ट के कुछ कस्टमर्स आएं और उन्हें फीडबैक मिल सके। और अगर इन कस्टमर्स को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो पॉजिटिव रिव्यूज भी देंगे जो ऑथर अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। अगर आप भी कोई फेसबुक कैंपेन सेट करना चाहते हो तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फेसबुक का यूज करके स्टेप बाय स्टेप इजीली कोई कैंपेन सेट कर सकते हो। ऑथर ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी एड उन लोगों को शेयर करें जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सबसे पहले ऑथर ने फेसबुक पे ऑसम ओट्स का एक पेज बनाया। उसमें अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन ऐड की, कुछ फोटोज अपलोड की और फिर अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया ताकि वो पेज को लाइक करें, क्योंकि पेज पे एक लाइक भी नहीं था। अब ऑथर को यह नहीं पता था कि उनका टारगेट कस्टमर क्या होगा, इसलिए उन्होंने खुद से गेस किया और कुछ कस्टमर्स को टारगेट किया। सबसे पहले तो उन्होंने इस एड में सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जो यूके में रहते थे, जिनकी एज 25 से 35 के बीच की थी। और ये एड उन्हीं लोगों को जाएगा जिन्होंने उनके कंपेटिटर्स के पेजेस को लाइक किया हुआ था। अब उनके इस एड को कोई अवार्ड तो नहीं मिलेगा, बट ये जरूर है कि उनकी इस एड की वजह से उनके फर्स्ट कुछ सेल्स जरूर हो जाएंगे। इसके बाद ऑथर ने अपने फाइनल प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड की और वो अपने पहले कुछ कस्टमर्स के लिए रेडी हैं। पिचिंग ऑसम ओट्स टू अ सुपरमार्केट बायर। अब ऑथर ने फेसबुक पे कैंपेन भी चला दिया और उनका प्रोडक्ट उस स्टोर के शेल्फ में भी है। लेकिन अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट किसी बड़े सुपरमार्केट की शेल्फ पे हो, जैसे कि उन्होंने सुपर जैम के साथ किया था। ऑथर कहते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां आपके कस्टमर्स हों, और आपके कस्टमर्स बड़े सुपरमार्केट्स में ज्यादा होते हैं। ऑथर ने डिसाइड किया कि वो यूके के एक बहुत बड़े सुपरमार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जो है वेटरोज। ये वही सुपरमार्केट है जहां उन्होंने सुपर जैम भी सेल किया था। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो चीटिंग है, वो तो ऑलरेडी उस सुपरमार्केट वाले को जानते होंगे। हाँ, ये सच है कि ऑथर का उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन वो सिर्फ उस जैम बायर के साथ। लेकिन जो पर्सन वहां पर ब्रेकफास्ट सीरियल्स बाय करता होगा उसने ऑथर के बारे में कभी नहीं सुना होगा। ऑथर ने लिंक्डइन पे टाइप किया वेटरोज ब्रेकफास्ट सीरियल्स बायर और फिर उन्हें उसका नेम और ईमेल पता चल गया। ऑथर ने उस बायर को अपने ऑसम ओट्स की स्टोरी के बारे में बताया और उसे कहा कि वो अपना ब्रांड उनकी कंपनी को ऑफर करना चाहते हैं 6 मंथ्स के लिए, वो भी एक्सक्लूसिव बेसिस पर। ऑथर ने उसे ईमेल पर यह भी कहा कि वो उन्हें कुछ सैंपल्स दिखाना चाहते हैं और फिर कुछ ही टाइम बाद ऑथर की उससे मीटिंग सेट हो गई।
अगर आप भी अपना प्रोडक्ट इसी तरह किसी बड़े सुपरमार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो चांसेस हैं कि वो फौरन आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको सजेशंस और फीडबैक देंगे और आपको उस पे काम करना पड़ेगा। ऑसम ओट्स फर्स्ट सेल। ऑथर ने ऑसम ओट्स के लिए फेसबुक पे ऐड भी चलाई थी और उनका प्रोडक्ट स्टोर के शेल्फ पे भी था, और फाइनली इतनी मेहनत के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिल गया। ये ऑर्डर उन्हें उनकी फेसबुक ऐड की वजह से मिला। उन्होंने ऑर्डर पैक कर दिया और नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑर्डर जाने के लिए तैयार था। इस फेसबुक एडवर्टाइजिंग में उनके काफी पैसे लगे थे और उन्हें सिर्फ एक ही कस्टमर मिला था। मतलब अभी भी उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर यह पॉइंट नहीं है। ऑसम ओट्स एक दिन एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी, लेकिन यहां पर ऑथर ने यह प्रूव कर दिया कि आप सिर्फ 48 आवर्स के अंदर अंदर कोई आइडिया सोच सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं और अपनी फर्स्ट सेल भी कर सकते हैं। एंड होपफुली इस पूरी बुक में जो लेसन्स ऑथर ने हमें बताए हैं, उसकी हेल्प से आप भी सिर्फ 48 आवर्स में ये सब कर सकेंगे। अगली ड्रिंक्स। इस चैप्टर के एंड में हम एंटरप्रेन्योर ह्यू थॉमस और जो बेन से सीखेंगे कि हम कैसे अपना फर्स्ट कस्टमर फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों एंटरप्रेन्योर्स वीटा कोको में काम कर चुके हैं। जब उन्होंने अपने फ्रिज में ड्रिंक्स देखी, तो उन्होंने देखा कि इन ड्रिंक्स में ज्यादातर ड्रिंक्स शुगर वाली थी, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें कोई ऐड किया हुआ शुगर ना हो। ये एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे सेल्समैन भी हैं। वो रेकमेंड करते हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट हमेशा अपने पास रखना चाहिए और उसे सेल करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी स्टोर में स्टॉक करवाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको इस सिचुएशन को उनकी नजर से देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। सेलिंग में आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको उनके साथ अच्छे से बात करनी है और उन्हें समझना चाहिए। यह भी डिसाइड करो कि आपका प्रोडक्ट उस मार्केट में किस तरह पहुंचेगा। क्या वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे या फिर डायरेक्टली आपसे बाय करेंगे? और अपने आप से यह भी पूछो कि आखिर उन्हें आपका प्रोडक्ट क्यों रखना चाहिए। आप इस पूरे इंटरव्यू को 48hourstartup.org पे सुन सकते हैं।